ये इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज व्यवस्था के बिल्कुल कह सकते हैं शुरुआती हिस्से पर फोकस करती है। और स्रोत दावा करता है कि ये हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण भी है। ये स्रोत सीधा सीधा भारतीय संविधान के पहले 51 आर्टिकल्स की बात करता है, अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक। संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी अनुच्छेद 1 से 4। हाँ, भाग 1 अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ यूनियन शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है। फेडरेशन क्यों नहीं? डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया था कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है, और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए यूनियन शब्द बेहतर है। और अनुच्छेद 2 और 3 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, जैसे सिक्किम का विलय। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है कि वो किसी मौजूदा राज्य में से नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है या उसका नाम बदल सकती है। क्या इसके लिए राज्य की मर्जी जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होती है। राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन राज्य विधानमंडल क्या राय देता है वो राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं है। संसद साधारण बहुमत से ही ये बदलाव कर सकती है। और अनुच्छेद 4 ये साफ करता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत किए गए बदलावों को संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन भी तो हुआ था, भाषा के आधार पर। हाँ, बिल्कुल। पहले तो देसी रियासतों का एकीकरण हुआ। सरदार पटेल, वीपी मेनन की भूमिका अहम थी। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से और कश्मीर को विलय पत्र से भारत में शामिल किया गया। फिर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी। शुरुआत में धारा आयोग और जेवीपी समिति ने इसका विरोध किया, लेकिन पोट्टी श्री रामुलु के अनशन और निधन के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बना। इसके बाद फजल अली आयोग बना, जिसने भाषाई आधार को तो स्वीकारा, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नहीं माना। इसी आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ये संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। जी, संविधान के ये अनुच्छेद मुख्य रूप से इस बात से जुड़े थे कि 26 जनवरी 1950 को यानी संविधान लागू होने के दिन कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। क्योंकि उस समय बंटवारा हुआ था, लोग आ जा रहे थे, तो स्थिति थोड़ी जटिल थी। अनुच्छेद 5 बताता है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास हो, और या तो वो खुद या उसके माता पिता भारत में जन्मे हों या वो 5 साल से भारत में रह रहा हो। अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान से भारत आने वालों और भारत से पाकिस्तान जाकर फिर लौटने वालों की नागरिकता से जुड़े थे। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में था। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। और अनुच्छेद 11? अनुच्छेद 11 सबसे महत्वपूर्ण है इस भाग में। यह संसद को नागरिकता हासिल करने, खत्म करने और इससे जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। और संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल करके कानून बनाया भी है ना? नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताता है। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन द्वारा, यानी कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो जाए। और नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके बताता है। स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली, या सरकार द्वारा वंचित किया जाना कुछ खास स्थितियों में, जैसे धोखाधड़ी या संविधान का अनादर। इस कानून में समय समय पर संशोधन भी हुए हैं, जैसे कि हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए, जो काफी चर्चा में रहा। ये क्या है संक्षेप में? ये 2019 का संशोधन 1955 के अधिनियम में बदलाव करता है। इसका घोषित उद्देश्य है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन,
फारसी और ईसाई के लोगों को भारतीय नागरिकता देना आसान बनाना। इसके तहत इन लोगों के लिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए भारत में रहने की जो अवधि पहले 11 साल थी, उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। ये कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कुछ आदिवासी क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले राज्यों पर लागू नहीं होता है। या फंडामेंटल राइट्स, ये वो बुनियादी अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के, हम कह सकते, चौतरफा विकास, मतलब बौद्धिक, नैतिक, भौतिक, इन सब के लिए आवश्यक माने जाते हैं। अच्छा। और इनका स्रोत अमेरिका का संविधान है। हाँ। एक और दिलचस्प बात, संविधान के इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा सुना है ये। जी, ये इंग्लैंड में 1215 का एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने पहली बार राजा की शक्तियों पर कुछ लगाम लगाई थी और नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। उसी के संदर्भ में इसे ये नाम मिला है। और अगर किसी नागरिक को लगे कि उसके इन अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है? यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये अधिकार वाद योग्य है, मतलब जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल, हाँ, मतलब अगर राज्य या कोई और इनका उल्लंघन करता है तो नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, बिल्कुल। या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक या गार्डियन भी कहते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, मैंने पढ़ा था कि शुरुआत में 7 अधिकार थे। हाँ, जब संविधान बना था तब 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब 6 हैं। एक कम हो गया? कौन सा? संपत्ति का अधिकार, जो पहले अनुच्छेद 31 में था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए मूल अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। अच्छा, तो अब वो अधिकार नहीं रहा? अधिकार तो है, लेकिन अब वो मूल अधिकार नहीं है। अब वो अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो अब 6 अधिकार कौन कौन से हैं? अब है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, इनको थोड़ा और समझते हैं। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 काफी दिलचस्प लगता है। हाँ, अनुच्छेद 14 में दरअसल 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है विधि के समक्ष समता, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये यूके से लिया गया है। इसका क्या मतलब है? ये एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कानून के सामने सब बराबर है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये यूएसए से लिया है। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार होगा। लेकिन अगर परिस्थितियां अलग हों तो? हाँ, यही इसका पॉजिटिव पहलू है। अगर परिस्थितियां अलग हैं, जैसे महिलाओं की, बच्चों की या समाज के पिछड़े वर्गों की, तो राज्य उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जिसे हम सकारात्मक भेदभाव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अच्छा, ताकि असल में समानता आ सके। बिल्कुल। इसी सिद्धांत पर अनुच्छेद 15(3) और 15(4) महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की इजाजत देते हैं, और अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। तो अनुच्छेद 15 और 16 इसी से जुड़े हैं। जी, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, पर इसमें वही अपवाद है। और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता देता है, पर यहाँ भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और ये दोनों सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है ना? हाँ, ये याद रखना जरूरी है। अनुच्छेद 15 और 16 केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। और अनुच्छेद 17 और 18? अनुच्छेद 17 तो बहुत सीधा है। ये अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत, का अंत करता है। इसे किसी भी रूप में मानना एक दंडनीय अपराध है। और 18? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, मतलब राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मानों को छोड़कर कोई और टाइटल नहीं देगा, जैसे भारत रत्न वगैरह पुरस्कार है, उपाधि नहीं। अच्छा, कोई विदेशी उपाधि भी नहीं ले सकते? बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं। ठीक है, तो ये था समता का अधिकार। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर, अनुच्छेद 19 से 22। कहते हैं अनुच्छेद 19 तो संविधान की रीढ़ है। सही कहा।
अनुच्छेद 19 क भारतीय नागरिकों को 6 तरह की आजादियां देता है। 6? कौन कौन सी? पहली, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में प्रेस की आजादी, सूचना का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ये सब आ जाता है। यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। चौथी, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। कहीं भी? हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र में। पांचवी, देश के किसी भी हिस्से में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता। और छठी, कोई भी प्रोफेशन, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। लेकिन ये सब अनलिमिटेड तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर अनुच्छेद 19(2) से 19(6) आते हैं। इनमें बताया गया है कि किन आधारों पर इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, मानहानि या कोर्ट की अवमानना। मतलब संतुलन बनाना जरूरी है। लेकिन एक स्वर्ण त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल की भी बात सुनते हैं, वो क्या है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो न्यायपालिका ने विकसित किया है। अनुच्छेद 14 यानी समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन तीनों को मिलाकर मूल अधिकारों का स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिलकर ही व्यक्ति की गरिमा और आजादी को सही मायने में सुनिश्चित करते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, ऐसा माना जाता है। और अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसका दायरा तो काफी बढ़ गया है समय के साथ। हाँ, बहुत ज्यादा। खासकर मेनका गांधी केस 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत व्यापक व्याख्या की है। अब इसका मतलब सिर्फ सांस लेना या जीवित रहना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है मानवीय गरिमा के साथ जीना। इसमें बहुत सारे अधिकार शामिल माने गए हैं, जैसे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जो पुट्टुस्वामी केस के बाद और पुख्ता हुआ। हाँ, राइट टू प्राइवेसी तो बहुत चर्चा में रहा। बिल्कुल। इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, यहाँ तक कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी पैसिव यूथेनेशिया के रूप में अरुणा शानबाग केस में माना गया। अच्छा, और शिक्षा का अधिकार? हाँ, वो भी। 86वें संविधान संशोधन 2002 से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार बनाता है। ये भी अनुच्छेद 21 का ही विस्तार है। ठीक है। अब अनुच्छेद 20 और 22 भी स्वतंत्रता के अधिकार में हैं। ये गिरफ्तारी से जुड़े हैं। जी, अनुच्छेद 20 उन लोगों को संरक्षण देता है जिन पर कोई अपराध करने का आरोप है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। क्या है वो? पहला, किसी को उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जो अपराध के समय लागू था, बाद में बने कानून से नहीं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, नो डबल जेपर्डी। और तीसरा, किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और अनुच्छेद 22? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण देता है। इसमें 2 तरह की गिरफ्तारी की बात है। एक है सामान्य गिरफ्तारी, मतलब अपराध करने के बाद। इसमें क्या अधिकार है? इसमें व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का, अपने वकील से सलाह लेने का और 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय छोड़कर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। और दूसरी तरह की गिरफ्तारी? वो है निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब अपराध करने से रोकने के लिए शक के आधार पर ही किसी को हिरासत में लेना। इसमें अधिकार कम होते होंगे? हाँ, इसमें सामान्य अधिकार कुछ सीमित होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के अधिकतम 3 महीने तक ही हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार पर, अनुच्छेद 23 और 24। जी, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार या जबरदस्ती काम करवाने, फोर्स लेबर पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24? अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या जोखिम भरे काम में लगाने से रोकता है। ये बाल श्रम के खिलाफ है। ठीक। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। हाँ, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और ये अनुच्छेद इसी को दर्शाते हैं। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या ना हो,
अपने धर्म को मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। सिखों का कृपाण रखना भी इसी में आता है? जी, वो इसी में शामिल है, लेकिन ये आज़ादी पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। और हाँ, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना मूल अधिकार नहीं है। और बाकी अनुच्छेद 26, 27, 28? अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, शुल्क या फीस ली जा सकती है। और अनुच्छेद 28 सरकारी पैसे से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 29 और 30 पर। ये अल्पसंख्यकों से जुड़े हैं। हाँ, मुख्य रूप से ये भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 29 उन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। और 30? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक कौन है, ये संविधान में बताया गया है? नहीं, अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और सरकारी नीतियों से तय होता है। अच्छा, और अब वो अधिकार जिसके बिना शायद ये सारे अधिकार अधूरे हैं, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि यह खुद एक मूल अधिकार है जो हमें अपने बाकी मूल अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अगर उपचार का अधिकार ही ना हो तो बाकी अधिकारों का क्या मतलब रह जाएगा? सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह के विशेष आदेश जारी कर सकता है। इन्हें रिट्स कहते हैं। 5 रिट कौन कौन सी? संक्षेप में बताता हूं। पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, मतलब शरीर को पेश करो। ये अवैध हिरासत के खिलाफ है। दूसरी, परमादेश, मेंडेमस, मतलब हम आदेश देते हैं। ये किसी सरकारी अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य करने का आदेश है। तीसरी, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मतलब रोकना। ये निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है जब मामला चल रहा हो। चौथी, उत्प्रेषण, सरशुरियारी, मतलब और सूचित करो या ऊपर मंगाओ। ये निचली अदालत के किसी फैसले को रद्द करने या केस को ऊपर मंगाने के लिए होता है जब फैसला आ चुका हो। और पांचवी, अधिकार पृच्छा, क्वो वरेंटो, मतलब किस अधिकार से। ये किसी व्यक्ति से पूछता है कि वो किस हक से कोई सार्वजनिक पद धारण किए हुए हैं। ये तो बहुत पावरफुल टूल है नागरिकों के पास। निश्चित रूप से। तो ये थे मूल अधिकार जो व्यक्ति को राज्य की शक्ति से सुरक्षा देते हैं। अब चलते हैं संविधान के भाग 4 पर, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीएसपी। जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये क्या है और मूल अधिकारों से कैसे अलग हैं? देखिए, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये बेसिकली राज्य के लिए कुछ निर्देश या गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस किस चीज के लिए? कि जब राज्य कोई नीति बनाएगा या कानून लागू करेगा तो उसे किन आदर्शों या लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। इनका मेन मकसद है भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य, मतलब वेलफेयर स्टेट बनाना। और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, है ना? बिल्कुल, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना इनका लक्ष्य है। तो ये मूल अधिकारों से अलग कैसे हुए? सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये गैर न्यायोचित हैं, मतलब नॉन जस्टिसेबल। अनुच्छेद 37 ये साफ कहता है। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि अगर सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो आप उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा, तो फिर इनका क्या फायदा? यहीं पर एक आलोचक थे केटी शाह। उन्होंने इनकी तुलना एक ऐसे चेक से की थी जो बैंक अपनी सुविधा से ही अदा करेगा। ये तो दिलचस्प है। लेकिन अनुच्छेद 37 ये भी कहता है कि भले ही ये कोर्ट में लागू न हो, पर ये देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये नैतिक रूप से बाध्यकारी है। कुछ उदाहरण देंगे इनके? बहुत सारे हैं। जैसे अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय वाली व्यवस्था बनाएगा। और अनुच्छेद 39 में है समान काम के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला, संसाधनों का सही बंटवारा, धन का संकेंद्रण रोकना,
अनुच्छेद 40 गांधी जी के विचार पर आधारित है, ग्राम पंचायतों का गठन। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, ये तो आजकल काफी चर्चा में रहता है। जी। फिर अनुच्छेद 50 है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। इनको अलग अलग कैटेगरी में भी बांटते हैं ना, समाजवादी, गांधीवादी। हाँ, समझने के लिए इन्हें मोटे तौर पर समाजवादी जैसे 38-39, गांधीवादी जैसे 40-43-46 और उदार बौद्धिक जैसे 44-50-51 सिद्धांतों में बांटा जाता है। तो ये तत्व राज्य को रास्ता दिखाते हैं। हाँ,